इस बोतल में एक हिस्सा वीरान घर की मिट्टी का डाल और एक हिस्सा शमशान की मिट्टी, और फिर इस बोतल को उसके घर में डाला जिसको बर्बाद करना चाहती है। वीरान घर की मिट्टी से उसका पूरा घर वीरान हो जाएगा, कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, और शमशान की मिट्टी उनको जला के नष्ट कर देगी। बगड़बम बगड़बम बगड़बम। बूढ़ी औरत छुपते छुपाते एक ऐसे घर के सामने जाकर रुकती है जिस घर के सामने अब झाड़ियाँ खड़ी हो चुकी थी। उस घर की वीरानी मानो इंसानी शरीर में दहशत फैला रही थी। हवा ऐसी थी जिससे शरीर में कपकपी बंध रही थी। बुढ़िया ने आंखें बंद की और हिम्मत करके शीशी में उस वीरान घर की मिट्टी को भर लिया। चांद के अंदर से रोशनी आ रही है। लगता है अभी अभी किसी का अंतिम संस्कार हुआ है। कुछ देर मुझे यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। किसी को पता नहीं लगना चाहिए इस रहस्य के बारे में। कुछ ही देर में शमशान खाली हो गया। बुढ़िया चुपके से शमशान के अंदर आई और शमशान की मिट्टी को उस वीरान घर की मिट्टी के साथ मिलाया और आंखें बंद करके बोली, कभी सोचा नहीं था जिसके लिए जीवित रही, हर दर्द सही, उसको उजाड़ने के लिए इस मार्ग से भी गुजरना पड़ेगा। एक घाट के बाहर 7 साल का एक छोटा लड़का घुटनों में सिर दिए बुरी तरह रो रहा है। तभी वहाँ से मालती नाम की एक बुजुर्ग महिला गुजरती है। वो पास खड़े पंडित से पूछती है, पंडित जी, ये मासूम बच्चा यहाँ घाट के किनारे बैठकर इस तरह रो क्यों रहा है? आखिर इसके साथ क्या हुआ है? अब क्या बताऊं बहन जी, इस अभागे बच्चे के सर से तो ईश्वर ने माता पिता दोनों का साया छीन लिया। इसका बाप तो बहुत पहले ही मर गया था और 2 दिन पहले इसकी माँ भी इस दुनिया से चल बसी। अब इस दुनिया में इस बच्चे का अपना कहने वाला कोई नहीं रहा। इस पूरे गांव में इसका कोई सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार नहीं है जो इस मासूम को सहारा दे सके। अब देखिए, क्या कहूँ, कहने को तो इसकी सगी दादी और नानी दोनों जिंदा हैं, पर कोई इसे अपनाने को तैयार ही नहीं है। दोनों कहती हैं कि उनके बेटों के अपने खुद के बच्चे हैं, वो इस पराये बच्चे का बोझ क्यों उठाएंगी, कोई इसे अपने घर में क्यों रखेगा। ये सुनते ही मालती की आंखों में आंसू छलक गए। अनाथ बच्चे की तरफ आगे बढ़ी, पर अचानक उसे अपने अतीत की कोई भयानक बात याद आ गई और उसके कदम वहीं ठिठक गए। वह भी तो एक अनाथ ही था ना। तब भी एक अनाथ को सहारा देने के चक्कर में मेरा ही पूरा जीवन उजड़ गया था। आज फिर से मैं अपना जीवन नहीं उजाड़ सकती। मैं दोबारा उस नर्क में नहीं जी सकती। मालती जाने के लिए मुड़ती है, पर उस रोते हुए बच्चे की सिसकियां उसका दिल चीर देती हैं। लोहे को लोहा ही काटता है। जिस अनाथ की वजह से मेरा जीवन तबाह हुआ था, आज एक अनाथ को ही पालकर मैं अपनी जिंदगी के उस अधूरे सच और दर्द का सामना करूंगी। फिर मालती तुरंत उस रोते हुए बच्चे के पास वापस आती है, प्यार से उसका हाथ थामती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे 13 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन बूढ़े को देखते ही मालती बुरी तरह चौंक जाती है और डर के मारे तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। मुझे उसके सामने किसी भी कीमत पर नहीं जाना है। तभी बूढ़ा व्यक्ति प्रीतम मालती के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे मालती, तुम यहाँ देखो तो, तुम इतने सालों में बिल्कुल बुढ़िया गई हो। और मुझे देखो, मैं आज भी कितना जवान हूँ। और सुनो, एक मजे की बात बताऊं, जरा मेरी इस पत्नी से मिलो। मालती थर-थर कांपते हुए चुपचाप खड़ी रहती है। ये हमेशा रिश्ते को गलत समझती थी। अब तुम ही जरा इनको अपनी जुबान से बता दो कि ये कितनी गलत थी। हमारे बीच ऐसा कुछ भी गलत नहीं था। मुझे घर जाने में बहुत देर हो रही है। मुझे जाना होगा। मालती बिना पीछे मुड़े वहाँ से बदहवास होकर भाग खड़ी होती है। प्रीतम उसे भागते हुए देखता रहता है। अरे, इसे अचानक से क्या हो गया? इस तरह से क्यों भाग गई? वहीं मालती रोती बिलखती हुई सीधे जंगल की एक शांत कुटिया में पहुंचती है, जहां एक सिद्ध अघोरी बाबा ध्यान में बैठे होते हैं।
मालती अघोरी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। पापा, मैं अब और नहीं सह सकती। पिछले 20 सालों से मैंने दुनिया भर की जिल्लत, बदनामी और वो असहनीय दर्द अपने सीने में दबाकर सहा है, लेकिन आज उस शख्स ने मेरे सारे जख्मों को फिर से कुरेद दिया। अगर मैंने अब थोड़ा सा भी और सहा बाबा, तो मेरा ये अभागा दिल फट जाएगा। भागन को मौत क्यों नहीं आ रही? मुझे मुक्ति दे दीजिए बाबा, मुझे मुक्ति दे दीजिए। तभी अघोरी एक काली बोतल मालती को थमा देता है। इस बोतल में एक हिस्सा वीरान घर की मिट्टी का डाल और एक हिस्सा शमशान की मिट्टी, और फिर इस बोतल को उसके घर में डाला जिसको बर्बाद करना चाहती है। वीरान घर की मिट्टी से उसका पूरा घर वीरान हो जाएगा, कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, और शमशान की मिट्टी उनको जला के नष्ट कर देगी। वो बूढ़ी औरत छुपते छुपाते एक ऐसे घर के सामने जाकर रुकती है जिस घर के सामने अब झाड़ियाँ खड़ी हो चुकी थी। उस घर की वीरानी मानो इंसानी शरीर में दहशत फैला रही थी। हवा ऐसी थी जिससे शरीर में कपकपी बंध रही थी। बुढ़िया ने आंखें बंद की और हिम्मत करके शीशी में उस वीरान घर की मिट्टी को भर लिया। कान के अंदर से रोशनी आ रही है, लगता है अभी अभी किसी का अंतिम संस्कार हुआ है। कुछ देर मुझे यहीं प्रतीक्षा करनी होगी, किसी को पता नहीं लगना चाहिए इस रहस्य के बारे में। कुछ ही देर में शमशान खाली हो गया। बुढ़िया चुपके से शमशान के अंदर आई और शमशान की मिट्टी को उस वीरान घर की मिट्टी के साथ मिलाया और आंखें बंद करके बोली, कभी सोचा नहीं था जिसके लिए जीवित रही, हर दर्द सही, उसको उजाड़ने के लिए इस मार्ग से भी गुजरना पड़ेगा। मालती वो शीशी प्रीतम के घर में डाल देती है। आसमान में तेज बिजली कड़कती है और जमीन थर-थर कांपने लगती है। घर में अंदर सोई राधिका उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो तेजी से उठती है और एक लाश की तरह चलती जाती है। वो अरहम को सोता हुआ देखती रहती है। तभी अरहम की आंखें खुल जाती हैं। अरे तुम कौन हो और मेरे कमरे में बैठकर क्या कर रही हो? तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं तुम पर मोहित हो गई। ठीक है, तुम जो भी हो, चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन राधिका नहीं जाती और उसकी तरफ देखती ही रहती है। आखिर ये है कौन और मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? पता नहीं माँ अभी कहाँ चली गई हैं। हाँ। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राधिका साए की तरह अरहम के आगे पीछे घूमती रहती है। एक दिन अरहम थक हार कर घर में बैठा रहता है। इतने में ही राधिका भी आकर उसके पास बैठ जाती है। इस आफत से कैसे पीछा छुड़ाऊं? ये कोई साधारण लड़की नहीं लगती। तभी इतने में मालती घर आती है। अरहम भागकर मालती के पास जाता है। इस लड़की को यहाँ से हटाओ, मैं तो पागल हो गया हूँ। ये हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती है जैसे मैंने इसकी कोई कीमती चीज चुरा ली हो। देखो ना। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं इससे बात करती हूँ। बेटी तुम मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रही हो? माँ जी, मैं आपके बेटे से बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे पिता का नाम प्रीतम है। मैं भी अच्छे परिवार की बेटी हूँ। जैसे ही मालती प्रीतम नाम सुनती है, वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगती है। ये उसी जादू के वश में है जिसके लिए मैंने ये सब किया है। माँ जी, मैं अरहम से बहुत प्रेम करती हूँ, उनके बिना नहीं रह सकती। पर मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। चुप हो जा बेटा, ये हमारे गांव के अच्छे परिवार की लड़की है। जब ये तुमसे प्रेम करती है तो तुम्हें भी इससे प्रेम करना चाहिए। मैं तुम दोनों का कुछ ही दिनों में विवाह कराने वाली हूँ। नहीं माँ, नहीं, मैं इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं हूँ। देखो इसकी आंखें देखो कितनी लाल हैं। ये कोई साधारण लड़की नहीं है। बाप रे बाप, कितनी डरावनी आंखें हैं इसकी। मेरी बात नहीं टाल सकती। अरहम गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार आपने मेरी तरफदारी की। अब मैं बेसब्री से अपने विवाह होने का इंतजार करूँगी।
राधिका मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। राधिका हमेशा अरहम से मिलने के बहाने ढूंढती रहती है और विवाह का दिन नजदीक आ जाता है। उधर प्रीतम अपने घर में परेशान होकर बैठा हुआ था। गोमती जल्दी यहाँ आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ जी? आप बहुत परेशान दिख रही हो। अरे तुम्हारी लाडली आजकल रहती कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं देती है? जी मैं तो घर के कामों में लगी रहती हूँ, मुझे नहीं पता। तुम्हारी इस लापरवाही से ना एक दिन हमारे सारे काम धंधे धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे खुद जाकर देखना होगा कि आखिरकार वो जाती कहाँ है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि वो गांव के बाहर की तरफ रहती है। वो प्रीतम परेशान होता है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है और शाम के वक्त राधिका घर वापस आती है। हाँ, कहाँ? अरे कहाँ थी दिन भर तुम? हैं? मैं सहेली के घर थी और कुछ नहीं। झूठ बोल रही हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर ऐसे ही वो रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही राधिका जल्दी जल्दी में बहुत तैयारी के साथ गांव की तरफ जाने लगती है। आज मैं भी देखूं कि ये कहाँ जाती है। फिर प्रीतम राधिका का पीछा करने लगता है। राधिका चलते चलते मालती के घर पहुंचती है, जहां विवाह की तैयारियां धूमधाम से हो चुकी होती हैं। इतने में अरहम दूल्हे के कपड़े पहन कर आता है और नाच चाहते हुए भी मंडप में बैठ जाता है। राधिका जाओ जल्दी से तुम भी दुल्हन का जोड़ा पहन कर आओ, मैंने उसे कमरे में रख दिया है। हाँ क्यों नहीं। फिर राधिका घर के अंदर जाती है और थोड़ी देर में दुल्हन के कपड़े पहन कर आती है। ये सारी चीजें प्रीतम देख लेता है। अच्छा, तो ये मालती मेरी बेटी की अपने बेटे से विवाह करवाना चाहती है, वो भी चोरी से। ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। भला जिसका खुद का कभी विवाह नहीं हुआ, बिना ब्याही बुढ़िया के घर में अपनी बेटी को कैसे सौंप दूं? अरे रुक जा। फिर वो गुस्से में सामने आ जाता है। चलो चल यहाँ से। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना इससे विवाह करने की? है? चलो। पिताजी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अरहम से, इसके सिवा मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हारा विवाह अपनी मर्जी के खिलाफ होने ही नहीं दे सकता। चलो यहाँ से। अरे मैंने कहा चलो। तभी अचानक राधिका प्रीतम को जोर से धक्का दे देती है। चले जाइए पिताजी, मैं बस अपने प्रेम से विवाह करना चाहती हूँ। प्रीतम वहीं खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। मालती उसे देखकर मुस्कुरा देती है और फिर गुस्से में आगे बढ़कर राधिका के सामने खड़ी हो जाती है। जो लड़की अपने पिता की इज्जत ना करती हो, वह मेरे बेटे की भी इज्जत नहीं करेगी। इसीलिए मैं अपने बेटे का विवाह तुमसे नहीं करने वाली हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं हो सकता, अगर मेरा अरहम से विवाह नहीं हुआ तो मेरे जीने की वजह खत्म हो जाएगी। पिताजी आप बोलिए ना, अगर आपने मेरा विवाह इससे नहीं करवाया तो मैं अपने आप को जो नुकसान पहुँचाऊंगी वो कोई सोच भी नहीं सकता। राधिका फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे ना चाहते हुए भी मालती के घर में बेटी का विवाह करवाना ही पड़ेगा। तभी प्रीतम आगे आता है। मालती, मेरी बेटी को माफ कर दो और अपने बेटे यानी कि मुंह बोले बेटे का विवाह मेरी बेटी से कर दो। ये बच्ची है पर मेरी बेटी को इस तरह रोते हुए मैं नहीं देख सकता। और हम तो काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। प्रीतम अपनी जुबान को लगाम दो। किस हक से तुम हमारी पुरानी पहचान का वास्ता दे रहे हो? तुमने तब भी एक मासूम की जिंदगी बर्बाद की थी और आज तुम्हारी खुद की बेटी उस राह पर खड़ी है। मालती की बात सुनकर प्रीतम को अचानक गहरा झटका लगता है। आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? ऐसा भी क्या कसूर था मेरा? तभी इतने में पीछे से गोमती आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मालती मुझे सच बताओ, क्यों मेरी बेटी का ये हाल हुआ? मैं साधारण तो नहीं है कि ऐसी हरकतें करे और तुम मुझे कुछ रहस्यमय लगती हो। ठीक है, अगर तुम मेरा सच जानना चाहती हो तो सुनो। ये उस समय की बात है जब मैं इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। वहीं घर के सामने प्रीतम, जिसके माँ बाप
इस दुनिया में नहीं थे। वो अकेला अपने घर में रहता था। एक दिन गणेश जैसे ही घर से बाहर जाता है, तभी सामने वाले घर की खिड़की से डरा सहमा प्रीतम गणेश को देख रहा होता है। हाँ, बेचारे, इस बच्चे को अपने पिता के पापों की सजा भुगतनी पड़ रही है। अगर इसके पिता ने वो काम ना किए होते तो शायद आज इस मासूम का बचपन इस चार दीवारी के अंदर न बीतता। फिर गणेश वहाँ से चला जाता है। मैं इस घर से कैसे बाहर निकलूं? आखिर गणेश काका ही थे जो मुझे 2 वक्त देख भी लेते थे, वरना पूरे गांव में तो कोई मुझे देखना तक पसंद नहीं करता। प्रीतम जैसे ही घर से बाहर निकलता है, तभी वहाँ खड़े गांव के लोग उसे देख लेते हैं। अरे ये फिर से अपने घर से बाहर निकला है। अरे भैया, हमें तो इसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं है। सच में ये भी अपने पिता जैसा ही होगा। जरूर आगे चलकर हमारे गांव में कुछ बड़ा अनर्थ ही करेगा ये। ससुरा। सभी गांव वाले प्रीतम को तरह तरह के ताने देने लगते हैं। तभी बीच में मालती आ जाती है। बस करिए आप लोग, मैं काफी देर से देख रही हूँ कि आप लोग हर वक्त इस प्रीतम को भला बुरा सुनाते रहते हो। ऐसा क्यों? अरे जो इसके पिता ने गुनाह किया, वो जरूरी थोड़ी है कि ये बेटा भी करेगा। आप लोग इसके बारे में अब कुछ मत कहिए। अरे बेटी मालती, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं और तुम भी अपने पिता की तरह ही हो। पर ऐसे चालाक लोगों से हमेशा दूर ही रहा करो। हम तो बस यही राय देंगे। हाँ चलो भाई, चलो विनोद। फिर दोनों गांव वाले रमेश और विनोद वहाँ से चले जाते हैं। तुमने आज गांव वालों की इन कड़वी बातों से मुझे बचा लिया, वरना क्या बताऊं, रोज इन गांव वालों के ताने सुनने की ना आदत सी हो गई थी। देखो, पहले मैं अपने नानी के घर थी, पर जब से मैं यहाँ आई हूँ, तुम्हें हर वक्त इन लोगों के ताने सुनते देखते देखते मैं थक गई हूँ। तुम्हें इन लोगों की बातों का जवाब देना चाहिए। कब तक इन लोगों की कड़वी बातें सुनते रहोगे? गांव की पहली लड़की हो जो मेरे पक्ष में बोल रही हो। प्रीतम मालती से बातें करके वापस अपने घर के अंदर चला जाता है। इस बेचारे के अंदर कितनी तकलीफ है, लेकिन मैं इसके घर नहीं जा सकती। पिताजी ने मुझे इसके घर जाने से सख्त मना किया है। मालती अपने घर के अंदर चली जाती है तो गणेश को चिंता होती है। क्या बात हो गई? प्रीतम खिड़की पर क्यों नहीं आया? चलो चल कर देखता हूँ। फिर गणेश प्रीतम के घर के अंदर जाता है, जहाँ प्रीतम बीमार हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था। हैं? अरे क्या बात है? तुम्हें क्या हो गया प्रीतम? मुझे बहुत तेज बुखार लग रहा है काका। अरे लेकिन तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। रुको रुको, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। अरे बेटी मालती, अरे क्या कर रही हो? जरा थोड़ा काढ़ा बना लाओ बेटा। प्रीतम की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार लग रहा है। बेटा बना लाओ काढ़ा। फिर मालती एक बर्तन में काढ़ा बनाकर प्रीतम के पास ले आती है। ये देखिए पिताजी, मैंने काढ़ा बना दिया है। हाँ, ये काढ़ा पी लो बेटा। ये मेरी पत्नी का बताया गया तरीका है, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे ना। मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। फिर गणेश वहाँ से चला जाता है और मालती और प्रीतम दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और 4 साल बीत जाते हैं। हर वक्त मालती और प्रीतम साथ में वक्त बिताते हैं। मालती को पता ही नहीं चलता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे प्रेम करूंगी, लेकिन ये क्या हो रहा है? एक अजीब सा बंधन सा है हम दोनों के बीच में। यानी मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ। ये कैसे हो सकता है? तभी मालती इतना कहकर परेशान हो ही रही होती है कि तभी प्रीतम इतने में वहाँ आ जाता है। मालती, मैं अब दूसरे राज्य जा रहा हूँ। मुझे 1 साल के लिए एक काम है मेरे दादाजी का। मैं वो काम निपटाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। जल्दी आना प्रीतम। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी आऊंगा। फिर प्रीतम वहाँ से चला जाता है। लगता है ये भी मुझे मन ही मन पसंद करता है। बस 1 साल और, जैसे ही वे वहाँ से आएगा मैं अपने दिल की बात कह दूंगी और फिर
हम दोनों शादी करके अपना खुशी पूर्वक जीवन बिताएंगे। वो मना तो नहीं करेगा, मेरे सिवा उसका इस दुनिया में और कोई भी तो नहीं है। वक्त बीत जाता है और 1 साल बीत जाता है और एक दिन जब मालती काम में लगी होती है, प्रीतम भागते हुए आता है और मालती के सामने खुशी से झूमता है। क्या हो गया आज प्रीतम, तुम्हें क्या हो गया है? पूरे 1 साल बाद आए हो। हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ मालती। अरे मैं जहाँ काम के सिलसिले में गया था ना, वहाँ उन लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आया और साथ में सेठ की बेटी भी। इसीलिए मैंने अपने ही सेठ की बेटी गोमती से विवाह कर लिया और अब हम दोनों एक अच्छा जीवन जिएंगे। बस तुम्हें यही बताने आया था। ये बात सुनते ही मालती के होश उड़ जाते हैं और वो कुछ नहीं कहती। चलो ठीक है मालती, अब मैं चलता हूँ, मुझे आने में फिर वक्त लग जाएगा। अपना ध्यान रखना, ठीक है? प्रीतम बिना कुछ और पूछे वहाँ से चला जाता है। तभी वहीं जमीन पर मालती बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर ये क्या हो गया? मेरे इतने वर्षों का प्रेम सिर्फ इस वर्ष खत्म हो गया, 1 वर्ष में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं इस तरह बात करके चला गया, मेरा हाल भी नहीं पूछा। मालती फूट फूट कर रोने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन गणेश कहता है, मालती बेटी, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है और मैं भी बूढ़ा होता जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख लेता हूँ और तुम्हारा विवाह करके मैं भी अपनी जिंदगी की आखिरी जिम्मेदारी निभा लेता हूँ। ठीक है पिताजी, आप जो कहेंगी मुझे मंजूर होगा। तभी गणेश घर से निकल पड़ता है और गांव की चौपाल पर जाता है, जहां कुछ गांव वाले खड़े होते हैं। बहुत परेशान दिख रहे हो गणेश काका। अरे वो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी मालती का विवाह कर दूं। कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। अरे तुम्हारी बेटी का विवाह, अब वो तो पहले से ही उस प्रीतम के साथ दिन रात जहाँ तहाँ घूमा करती थी, भला उससे कौन विवाह करेगा है? हाँ, उन दोनों के तो प्रेम प्रसंग की चर्चा पूरे गांव में है, सब जानते हैं। फिर भला उनसे कौन विवाह करने वाला है? हाँ बताओ भला। क्या बात करते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो ये सच है कि मेरी बेटी उसका ध्यान रखती थी, बस उन दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता था, पर मेरी बेटी उससे प्रेम नहीं करती और ना ही वो। हाँ, वहीं तो ध्यान भटकता है। वो दोनों साथ में रहते थे तो मुझे तो लगता है कि वो विवाहित भी होंगे। अरे तुम नहीं जानते गणेश काका, लेकिन पूरा गांव जानता है। चलो भैया, अपनी बिटिया की करतूत से अनजान है ये। सभी गांव वाले हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं अपनी बेटी का विवाह करके रहूंगा। तभी अंदर से शंकर बाहर आता है। अरे अरे क्या हो गया? क्या बात है? आप मेरा दरवाजा क्यों पीट रहे हैं? हाँ शंकर बेटा, तू कह रहा था ना कि मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है, तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर तेरे पास आया हूँ। तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। नहीं 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 नहीं, मैं विवाह नहीं करने वाला। क्या बात करते हो काका? मैंने अपनी आंखों से देखा है और पूरे गांव वालों की बात भी सुनी है कि आपकी बेटी तो उस प्रीतम के साथ घूमती रहती है। मुझे ऐसी लड़की से विवाह नहीं करना जो कहीं कहीं मुंह मारती रहे। जो विवाह से पहले ही लड़कों के साथ वक्त बिताती है, ऐसी लड़की से कोई विवाह नहीं करेगा। चलिए जाइए। शंकर घर के अंदर चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे 3 साल और बीत गए। हार कर गणेश धीरे धीरे बीमार होता चला जाता है। पिताजी आपको क्या हो गया? उठिए, आंखें खोलिए। मैं कैसा नालायक पिता हूँ बेटी। 3 साल हो गए, मैं अभी तक तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ पाया। पिताजी, अब जो किस्मत में लिखा रहता है वह होकर ही रहता है। आप फिक्र मत करिए, मेरी भी गलती है। मुझे प्रीतम पर इतना आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पछताने से क्या फायदा? कोई तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा।
सब अपने मन में कहानियां बना चुके हैं तुम्हारे बारे में। पिताजी वह सब बातें छोड़िए। मैंने गांव वालों को एक बात कहते सुना है। हमारे गांव के बाहर जो एक रतन नाम का व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी भाग गई है। गांव वाले ऐसी बातें कर रहे थे। आप उसके पास जाइए, मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पर बेटी, तुम तो कुंवारी हो और 2 बच्चों के पिता के साथ अपना जीवन कैसे बिताओगे बेटी? नहीं पिताजी, मैंने जो कहा आप सब वैसे ही करिए, क्योंकि मैंने ये फैसला सोच समझ कर ही लिया है। तभी गणेश वहाँ से निकल पड़ता है और कई घंटे सफर करने के बाद रतन के घर पहुँचता है। रतन बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी भाग गई है और तुम्हारी 2 बच्चे हैं। तुम अकेले कैसे परवरिश करोगे? मैं अपनी बेटी मालती का विवाह तुम्हारे साथ करवाना चाहता हूँ, ताकि वो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सके। नहीं रहने दीजिए काका, मेरी पत्नी भाग गई वो तो ठीक बात है, लेकिन आपके कोई कम गुल नहीं खिलाए हैं। अरे वो तो विवाह से पहले ही किसी लड़के के साथ घंटों बातें किया करती थी, घर में आना जाना था। अगर वो मुझसे विवाह करेगी, मैं उसे घर में ले आऊंगा, तो कहीं वो मेरे बच्चों का ध्यान रखने की बजाय खुद कहीं किसी से मन लगा बैठी तो एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। रतन घर के अंदर चला जाता है। गणेश परेशान होकर अपने घर आता है। क्या हुआ पिताजी, उसने विवाह के लिए हाँ कहा? नहीं बेटी, उसने भी वही कहा जो बाकी गांव वाले कहते हैं, और क्या बताऊं। तभी गणेश फूट फूट कर रोने लगता है और मालती एक कोने में बैठ जाती है और इस चिंता में गणेश इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तब से मैं ही कुंवारी वाला जीवन जी रही थी और उसके बाद भी मुझे ये बच्चा मंदिर की सीढ़ियों पर मिला। तब से मैंने इसको अपने बड़े ही लाड प्यार से पाल कर बड़ा किया और आज मेरा बदला पूरा हुआ। मालती, मुझे माफ कर दो। मेरे पति ने तुम्हारे साथ जो किया वह बहुत गलत किया था। तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर उसे ये सजा क्यों मिल रही है? किसी की गलती की सजा किसी मासूम को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए हैं जो सजा उनकी औलाद को भी भुगतनी पड़ेगी। अब मुझे माफ कर दो मालती। मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया। मेरी बेटी को अपना लो मालती, उसे मत ठुकराओ। निकल जाओ अपनी बेटी को लेकर यहाँ से। जिसने मेरी माँ के साथ इतना गलत किया, मैं उसकी बेटी को कभी अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। निकलो यहाँ से। तभी प्रीतम और गोमती रोते हुए अपनी बेटी राधिका का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। नहीं पिताजी, मैं अरहम के बिना नहीं जी पाऊंगी। पिताजी रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। पर उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और वो राधिका को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद मालती उदास हो जाती है। मैंने ठीक किया ना बेटा? कहीं मैंने ये सब करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? नहीं माँ, आपने बिल्कुल ठीक किया। इन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया था। अब आप चलिए, हम ये गांव छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। पर बेटा, अचानक गांव छोड़ना? माँ, आप दिल की इतनी अच्छी हो कि अगर वो दोबारा यहाँ पर आकर रोएंगे ना, तो आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दोगे। मुझे पता है, मैं जानता हूँ आपको। और जिसने मेरी इतनी अच्छी माँ के साथ इतना घिनौना मजाक किया है ना, कसम से उसका चेहरा दोबारा देखना भी नहीं चाहता।